बिहार मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, ठीक है। लेकिन वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेशन चल रहा था वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का सेशन था। और ये जो सेशन चलेगा ना, जो इस पर जो अपलोड होगा वीडियो, ये कंप्लीट एनसीईआरटी को मतलब ध्यान में रख के बनाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बच्चे सिर्फ बोर्ड के लिए हैं, क्योंकि बार बार रिक्वेस्ट आ रहा है सर सिर्फ बोर्ड की तैयारी करनी है, हमको सिर्फ बोर्ड की तैयारी करनी है, सिर्फ बोर्ड के लिए बनाइए। तो जो सिर्फ 11th या 12th बोर्ड के लिए करने वाले हैं उनके लिए वीडियो होगा सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, ठीक है। और जो एडवांस वाले हैं उनके लिए अलग से चल रहा है, वैसे चलते रहेगा। तो एनसीईआरटी वाले के लिए आज हम बात कर रहे हैं सेट थ्योरी, ठीक है ना। सेट थ्योरी सबसे पहला लेसन यही है, सेट थ्योरी। तो बात करते हैं कि सेट थ्योरी क्या है, सेट कहते हैं किसको है, और उसमें क्या क्या पढ़ना है हमको, ये सब चीज़ के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सेट होता क्या है, ठीक है। सेट क्या होता है, तो सेट एक्चुअली होता क्या है, ये कलेक्शन होता है। सेट का मतलब क्या होता है, कलेक्शन। सेट क्या है, कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है, तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। अब इसमें समझते हैं कि इसमें कौन कौन सा टर्म है। एक है कलेक्शन, दूसरा है वेल डिफाइंड और तीसरा है ऑब्जेक्ट्स। ये तीन इसमें टर्म है, तीनों को समझेंगे क्या क्या है ये। तो कलेक्शन का मतलब क्या हुआ, समूह, एक जगह इकट्ठा करने का मतलब क्या हो गया, वो कलेक्शन हो गया, एक जगह इकट्ठा। जैसे कॉन्सोनेंट का समूह, तो क्या हो जाएगा, बी सी डी एफ जी एच जे के एल, सबको एक साथ लिख ली। नेचुरल नंबर का कलेक्शन तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हो जाएगा, 1 2 3 4 5 काउंटिंग करते चले जाएंगे। कहेगा रियल नंबर का कलेक्शन तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी कंप्लीट होगा रियल नंबर का कलेक्शन। मान लो कहेगा वॉवेल्स का कलेक्शन तो ए ई आई ओ यू, ठीक है ना। कहेगा कि मान लो सलमान खान की जितनी फिल्म्स है उनका कलेक्शन तो जितना भी फिल्म है होगा सबका कलेक्शन कह लेंगे, ठीक है कि नहीं। मान लो ये कहे कि बताओ इंडिया में भी टोटल जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है उनका कलेक्शन तो जितने भी हैं उनका कलेक्शन। तो ये सब क्या है, एक जगह इकट्ठा कर ले तो उसको हम कहेंगे कलेक्शन, समूह। अब है ऑब्जेक्ट्स, मतलब क्या, तो ऑब्जेक्ट्स का मतलब वही, मतलब उसमें क्या क्या हम इकट्ठा करें। जैसे अभी मूवी की बात करें तो उसमें बहुत सारी मूवी होगी, है कि नहीं। सलमान खान की मूवी की बात करें तो उसमें बहुत सारी फिल्म्स होंगी, तो वो सब क्या है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। नेचुरल नंबर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 तो ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट्स है। 1 2 3 इसको ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं और एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया। उसके बाद रियल नंबर तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी वो जितने भी नंबर है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में जितने भी सारे नंबर है वो सब क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। तो वो सब भी क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। इसको एलिमेंट कहते हैं, इसको कंस्टिट्यूएंट भी कहते हैं, तीनों कहते हैं। अब ये है वेल डिफाइंड क्या है, तो इसी को समझना है। सेट का जो सबसे मेन ये होता है ना प्रॉपर्टी, वो क्या है, वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि उसमें जो भी ऑब्जेक्ट्स होगा ना वो कंप्लीटली अच्छे से डिफाइन किया होना चाहिए। उसमें अच्छा बुरा वाली बात नहीं होनी चाहिए। कंप्लीट फिक्स है तो फिक्स है, वही होगा और कुछ नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल की, मान लो कोई सेट ए है और इसमें लिख लिए ए ई आई ओ यू। तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें क्या है, मेरे पास वोवेल्स का कलेक्शन है ए ई आई ओ यू, ठीक है ना। इसमें तो साफ साफ पता चल रहा है। लेकिन हम ये कहें कि हमको कलेक्शन चाहिए सलमान खान की जितने भी फिल्म्स हैं उनका, तो वो भी एक कलेक्शन हो जाएगी। जितना भी फिल्म होगा, मतलब 1 से लेकर के जहाँ तक उसका फिल्म से आया हुआ है, मतलब जहाँ से वो क्या बोलते हैं उसको, जब से वो शुरुआत किया था जब से अभी तक लास्ट फिल्म तक जितना भी फिल्म है सबका कलेक्शन हो सकता है। लेकिन ये कहें कि उसका सबसे अच्छा 5 फिल्म कौन है, सबसे अच्छा 5 फिल्म्स कौन है, तो ये पता नहीं हमको कौन सा अच्छा फिल्म है सबसे 5। हो सकता है किसी को और कोई अच्छा लगेगा, हो सकता है किसी को कुछ और अच्छा लगेगा। ये कहें कि बताओ इंडिया में जितने भी लेखक हैं उनमें जो सबसे अच्छा लेखक है 5 या 10 लेखक, सबसे अच्छा जो ऑथर है वो कौन सा है, उसका कलेक्शन। तो हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा कौन है बुरा कौन है, नहीं कह सकते। लेकिन ये कहें कि टोटल कितने लेखक हैं, तो टोटल तो काउंट हो सकता है कि कितना होगा, ठीक है। ये कहें कि बताओ तुम्हारा जो मैथ्स का बुक है, मैथ्स के तो बहुत सारे ऑथर लिखते हैं बुक, तो ये पूछा जाए कि बताओ टोटल मैथ्स के कितने बुक आज तक लिखे जा चुके हैं, तो इसको काउंट किया जा सकता है, उसका कलेक्शन एक बन सकता है। लेकिन ये कहे कि बताओ मैथ्स का टोटल, मतलब टोटल जितना ही बुक है उसमें जो सबसे अच्छा बुक है वो कौन सा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सबसे अच्छा बुक कौन है। जैसे हो सकता है आपको कोई और पसंद आएगा, किसी और को कुछ और पसंद आएगा। तो जब भी अच्छा या बुरा की बात हो जाएगी तो वो वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड कब होगा, जब हम कुछ भी कहें वो सबके लिए वही चीज़ है, सबके लिए वही। जैसे हम कहें कि 2020 में, ठीक है, 2020 में रिलीज हुई मूवीज़,
का कलेक्शन। ये कंप्लीट फिक्स है कि हाँ हमको इतना फिल्म आज 2020 में इतना फिल्म जो है रिलीज हुआ है। लेकिन ये क्या है कि इसमें से सबसे अच्छा फिल्म कौन है, सबसे खराब फिल्म कौन है, ये कहना क्या हो जाएगा बहुत ही गलत, क्योंकि वो किसी को कुछ और अच्छा लगा होगा, किसी को कुछ और अच्छा लगा होगा। लेकिन ये क्या है कि उस जितने भी फिल्म्स आई हैं उनमें से सबसे ज़्यादा देर तक की कौन सी फिल्म थी, तो ये कहा जा सकता है। सबसे लंबी मतलब मूवी कौन सी थी वो कहा जा सकता है, सबसे कम देर की कौन थी वो भी कहा जा सकता है। लेकिन ये नहीं कह सकते कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो जब भी अच्छा बुरा वाली बात हो जाती है ना तो उसको हम वेल डिफाइंड नहीं कहते, ठीक है ना। तो इसमें हमको क्या देखना है कि जो एलिमेंट होना चाहिए वो कम्प्लीटली वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब ये कि वो अच्छे तरीके से परिभाषित होना चाहिए, मतलब सबके लिए वो चीज़ वही कॉमन चीज़ हो, चेंज नहीं हो। जैसे मेरे लिए अगर हम कुछ चीज़ लिख रहे हैं तो वो किसी और से पूछेंगे तो वही चीज़ है, किसी और से पूछे तो वो भी वही आंसर दे। जैसे अगर हम ये कहें कि बताओ 11th क्लास में, ठीक है ना, मान लो कोई क्लास है उसमें 11th का, तो उसमें पूछा जाए कि बताओ कि इसमें कितने बच्चे हैं, ठीक है ना, इसमें कितने बच्चे हैं, तो उसका कलेक्शन हो सकता है। ये भी कह सकते बताओ टोटल बच्चे की लंबाई का कलेक्शन, तो किसी का 5 फीट 6 इंच है, किसी का 5 फीट 4 इंच है, किसी का 5 फीट 8 इंच है, तो ये सब भी कलेक्शन हो सकता है। ये कहें कि बताओ अब इसमें से सबसे स्मार्ट बच्चा कौन है, तो ये कहना बहुत ही गलत हो जाएगा, क्योंकि हर माँ बाप के लिए सबसे उसका बच्चा क्या होता है, बहुत ही सुंदर होता है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो ऐसे कहना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसको हम लोग वेल डिफाइंड नहीं मान के चलेंगे। तो 3 चीज़ होना चाहिए, कलेक्शन होना चाहिए और जो भी एलिमेंट है उसमें वेल डिफाइंड होना चाहिए, मतलब अच्छे तरीके से उसको हम लिख सकें और वो सबके लिए सेम ही चीज़ हो, अलग नहीं हो। और एलिमेंट होना चाहिए ऑब्जेक्ट या फिर उसको कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो ये 3 तरीका। उसको सेट को डिनोट करते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। ये हम ऐसे करते हैं, एक्चुअली इसका इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है, लेकिन इतना कौन लिखेगा, तो इसलिए बस ऐसे ही लाइन दे देंगे। ध्यान देना कि ये भी सेट का ही नोटेशन है, तुम लोग कोशिश करना इस तरीके से बना के लिखो। तो इसमें हम एलिमेंट को लिखते हैं। अब इसमें एलिमेंट को कैसे लिखेंगे, तो मान लो अगर एलिमेंट ए है तो ए कॉमा बी, अगर 3 एलिमेंट है तो सी, ठीक है, ए बी सी। अब इसमें और इन सब ब्रैकेट में अंतर होता है। ये तुम्हारा बिग ब्रैकेट, ये सबसे स्मॉल हो गया, ये हो गया मिडिल या फिर करली ब्रैकेट। तो तीनों में अंतर होता है। अंतर क्या है, तो अंतर ये है कि यहाँ जो हम ए बी सी लिखें या ए और बी ही लिखते हैं, ठीक है, ए और बी, और यहाँ भी हम ए और बी लिखते हैं, यहाँ भी ए और बी लिखते हैं। तो तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों में डिफरेंस ये है कि हम करली ब्रैकेट में कोई चीज़ लिखते हैं, मिडिल ब्रैकेट में जिसमें हम सेट को लिखते हैं, तो ए और बी लिखा हुआ, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ हमको ए और बी चाहिए और कुछ भी नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ हमको ए और बी ही मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम इसमें ए और बी लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि हमको ए भी चाहिए, बी भी चाहिए, और ए और बी के बीच का जितना भी एलिमेंट है ना सब चाहिए। जैसे अगर हम सेट में लिख रहे हैं 2 और 3, इसका मतलब हमको सिर्फ 2 चाहिए और क्या चाहिए, 3 चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। अगर हम लिखें 2 और 9, तो इसका मतलब 2 चाहिए और 9 चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम इस वाले ब्रैकेट में लिख ले 2 और 9, तो इसका मतलब है तो 2 तो चाहिए ही, 9 भी चाहिए। लेकिन 2 और 9 के बीच में जितना संख्या है ना, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3 हो गया, 3.1, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक में जितना सारा एलिमेंट है, जितना सारा रियल नंबर है ना, सब इसमें चाहिए होगा। तो ये इंटरवल एक तरीके से होता है, ठीक है ना। और ये क्या है, सेट है, क्योंकि हमको सिर्फ 2 है और सिर्फ 9 है और कुछ भी नहीं ले रहा है। वैसे ही इसमें अगर हम ले लें तो इसका मतलब कि हमको ए नहीं चाहिए, बी नहीं चाहिए, ए और बी नहीं चाहिए, सिर्फ ए और बी के बीच का चाहिए। तो इसको कहते हैं ओपन, इसको कहते हैं क्लोज। क्लोज का मतलब हमको ये भी और इन दोनों के बीच का जितना भी है सब। यहाँ पे ओपन है मतलब ए नहीं चाहिए, बी नहीं चाहिए, दोनों बगल से खुला हुआ है, सिर्फ बीच वाला चाहिए। और इसको हम कहते हैं सेट, क्योंकि सिर्फ हमको ए चाहिए और बी चाहिए और कुछ भी एलिमेंट नहीं चाहिए। तो ये तीनों में अंतर होता है, ध्यान रखना। तो सेट को दिखाएंगे हम लोग इस तरीके से लिख के, इस तरीके का ब्रैकेट बना देंगे और उसी के बीच में किसको लिखेंगे, एलिमेंट को लिखेंगे। इसी के बीच में ए और बी लिख रहे हैं, तो इसी ए और बी को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं, या फिर इसको हम ऑब्जेक्ट भी कहेंगे, या फिर इसको कॉन्स्टिट्यूएंट कहेंगे, ठीक है। ये सब कहा जाता है, हम इसको एलिमेंट या ऑब्जेक्ट कह के चलते हैं, ठीक है। ये याद रखना, सेट को जब भी डिनोट करेंगे ना तो किसी कैपिटल लेटर से डिनोट करना है। जैसे ए हो गया, बी हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, तो इस तरीके से हम सेट का नाम देंगे। और इसका जो एलिमेंट है ना उसको हमेशा स्मॉल लेटर से दिखाना है, जैसे ए बी सी जैसे भी लिखना है, जैसे आप पी लिख लिए, क्यू है, आर है, एस है, इस तरीके से। और सेट अगर मान लो इसको लिखते हैं ना तो कैपिटल लेटर पी से लिखा। तो सेट का नाम अगर देना होगा तो कैपिटल लेटर से, और एलिमेंट को लिखना होगा तो स्मॉल लेटर से, याद रखना है। इसके बाद आप सेट को लिखते कैसे हैं, तो 2 तरीके से इसको लिखा जाता है।
सेट बिल्डर, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो ये दो तरीका है सेट को लिखने का, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म क्या होता है। ये आसान है। जैसे हमसे ये पूछा जाए कि बताओ टोटल कंसोनेंट का कलेक्शन क्या है, टोटल कंसोनेंट का कलेक्शन, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, लिख लेते हैं इसको, बी से दिखाते हैं। और टोटल कंसोनेंट तो बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये जो लिखे हैं हम क्या लिखे हैं, तो ये है रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। मतलब सी में क्या है कि टोटल वोवेल्स का कलेक्शन है, तो वोवेल्स क्या हो जाएगा ए ई आई ओ यू। तो ये हो गया। मान लो कोई और हम ले लेते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं यहाँ पे एक्स कोई सेट ले लेते हैं, और एक्स जो सेट है इसमें क्या है कि मान लो मेरा जो नाम है उस नाम में जितने भी लेटर हैं अल्फ़ाबेट्स, ठीक है ना, उनका कलेक्शन। तो क्या हो जाएगा एस यू आर ए और जे। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से कलेक्शन है। तो हम जो कुछ भी कह रहे हैं ना, जो कुछ भी हम क्या कह रहे हैं, तो उसको अगर हम सेट के फॉर्म में लिख लें तो क्या हो जाएगा रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म। ठीक है, और इसके बाद क्या है सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या है कि रोस्टर फॉर्म में जो चीज़ भी हम लिख रहे हैं उसको अगर हम किसी गुण या किसी प्रॉपर्टी या फिर कुछ लैंग्वेज के फॉर्म में लिखें तो वो क्या कहलाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट को बिल्ड कर दें। इसमें क्या करना है कि सिर्फ जो भी मेरे पास एलिमेंट है वो सबको लिख दिए एक लाइन से, तो वो मेरा कहला दिया कि से ये क्या है रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है कि उसको किसी गुण या प्रॉपर्टी के फॉर्म पे लिखा जाएगा। जैसे अब इसी बी को अगर हम लिखते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इस तरीके से इस बी को हम क्या लिखें, एक्स सच दैट एक्स इज कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सेट जो बी है उसमें कोई एलिमेंट है एक्स, कोई एलिमेंट एक्स है, और एक्स हो क्या रहा है, तो एक्स जो है वो क्या है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो कॉन्सोनेंट है वो सब है। तो मतलब ये पूरा का पूरा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो ये पूरा लिखें या फिर सिर्फ इतना लैंग्वेज में लिख दें, बात तो बराबर है। तो अगर हम उसको किसी गुण या प्रॉपर्टी या लैंग्वेज के फॉर्म में लिखें तो वो कहलाएगा कौन सा फॉर्म, सेट बिल्डर। और डायरेक्ट जो कुछ भी पूछा जा रहा है उसको हम इस फॉर्म में लिख लें तो वो क्या कहलाएगा रोस्टर या फिर टेबुलर। जैसे सी है तो इस सी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इस तरीके से, एक्स, और एक्स क्या है वोवेल्स है, तो वोवेल्स किसका है, वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये जो लिख दिया इसका मतलब होगा कि ए ई आई ओ यू लिखा हुआ है। तो दोनों में अंतर समझ में आया। सेट बिल्डर का मतलब क्या होता है कि हम जो भी एलिमेंट है उसको किसी प्रॉपर्टी के आधार पे या फिर लैंग्वेज के फॉर्म में लिखें, ऐसे लिखिए कि जितना कुछ भी आने वाला सब आ जाए और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। जैसे हम लिखे यहाँ पे कि एक्स इज वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इसमें जब भी आएगा तो ए ई आई ओ यू ही आएगा और कुछ कभी नहीं आना चाहिए, और इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, और ये सब का सब आएगा। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ लिखना है जिससे सिर्फ वही सब आए और कुछ नहीं है, तो उसको हम कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ। और रोस्टर में तो सीधा सीधा उतार देना, जितना कुछ पूछा जाएगा वो सबको लिख दो एक लाइन से, तो क्या कहलाएगा रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म। ये हो गया सेट को लिखने का तरीका दो तरीके से। और इसी पे जो है पहले एक्सरसाइज तुम्हारा बन जाएगा एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज जो है इसी पे बनेगा। तो हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को देख लेते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है कंप्लीट एनसीईआरटी पे ही चल रहा है। तो हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का। एक्सरसाइज 1.1 क्या है, पहला क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। द विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। इसमें से कौन सा जो है वो सेट है और कौन सा सेट नहीं है। तो पहला क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विथ लेटर जे। तो मान लेते हैं कोई सेट है एक्स, इसमें कलेक्शन लिखना है किसका, जितने भी मंथ्स हैं जो जे से शुरू होने वाले हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और कुछ है जनवरी, जुलाई भी होगा, जून भी होगा, जनवरी, जून और जुलाई, ये 3 मंथ है। लिख लेते हैं इसको पूरा, जनवरी, जून और जुलाई। तो ये 3 कलेक्शन, और कुछ आ सकता है, नहीं आ सकता। तो ये जो चीज़ हुआ ना, तो ये तो कंप्लीट फिक्स है, किसी से भी पूछेंगे तो यही तीनों आने वाला है, और तो कुछ आने वाला है नहीं। मतलब ये सेट है, क्योंकि इसमें वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, इसीलिए सेट है। अगला क्वेश्चन था, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड
राइटर्स ऑफ इंडिया। तो मान लेते हैं कोई सेट, अगर हम इसको लिखते हैं इस तरीके से, अब इसमें लिखना है 10 राइटर का नाम जो मोस्ट टैलेंटेड, सबसे ज़्यादा टैलेंटेड कौन है, कह सकते हैं क्या, किसको टैलेंटेड मानेंगे? कोई कहेगा कालिदास है, कोई कहेगा महर्षि वाल्मीकि है, कोई कहेगा गोस्वामी तुलसीदास जी है, कोई कहेगा तुम्हारा, अब इधर की बात करें मतलब नोवेल की बात करें तो मतलब बहुत कुछ नाम हो सकता है। कोई कहेगा नहीं APJ अब्दुल कलाम का किताब बहुत अच्छा आता है, तो हम किसको कहें सबसे अच्छा टैलेंटेड? किसी को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि किसी को कुछ और पसंद आता है, किसी को कुछ और पसंद आता है। तो इसलिए ये जो होगा सेट नहीं होगा, क्योंकि जहाँ भी सबसे अच्छा सबसे बुरा वाली बात हो जाती है तो वो वेल डिफाइंड नहीं है। उसके बाद है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। इसमें क्या है, 11 क्रिकेट बैट्समैन, क्रिकेट का जो है उसमें जो दुनिया का जो सबसे अच्छा खिलाड़ी है 11, उसका कलेक्शन। तो सबसे अच्छा 11 खिलाड़ी कौन है, नहीं कह सकते। हो सकता है कोई वनडे में बहुत अच्छा खेलता हो, तो कोई टेस्ट में बहुत अच्छा खेलता हो, मतलब सबसे अच्छा हम मेरी नज़र में कुछ कोई और होगा, किसी को और नज़र में कुछ और होगा। जैसे मुझे मान लो धोनी पसंद है, किसी को मान लो कोहली पसंद है, तो हम दोनों लड़ते जाएंगे, नहीं धोनी अच्छा तो कोहली अच्छा, किसको कहेंगे, अच्छा नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए क्या होगा, ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेट ही नहीं बन पाया। तो इसी तरीके से चुनना है इसमें। उसके बाद है अ कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लासरूम। तुम्हारे क्लासरूम के जितने भी बच्चे हैं उनका कलेक्शन, तुम्हारे क्लासरूम के जितने भी बच्चे हैं उनका कलेक्शन। तो क्लासरूम में तो फिक्स है कि यही बच्चा है, चाहे बच्चा नहीं है, तो ये तो वेल डिफाइंड हो जाएगा। उसके बाद है अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो 100 से कम जितना भी नेचुरल नंबर है उसका कलेक्शन तो फिक्स है कि 1 2 3 4 5 से लेकर 100 तक, मतलब 99 तक जाएगा। तो इस तरीके से हम पहचान जाएंगे कि कौन इसमें सेट है और कौन सेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए जो दिया हुआ है ये है 1 2 3 4 5 6। अब इसमें लिखा हुआ है पहला कि 5 डॉट डॉट ए, दूसरा लिखा हुआ है 8 डॉट डॉट ए। ठीक है, इस तरीके से। इसका मतलब क्या है, तो इसमें जो 5 है, क्या 5 इसका एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट है कि नहीं, तो है। तो अगर एलिमेंट होगा तो हम उसको इस सिंबल से दिखाएंगे, और इस सिंबल को पढ़ते हैं हम लोग बिलोंग्स टू। क्या पढ़ते हैं इसको, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब ये हुआ कि 5 जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, मतलब सेट ए में से ही निकल के आ रहा है। जैसे अगर हम कहें कि आई बिलोंग्स टू इंडिया, इसका मतलब हम इंडिया के ही रहने वाले हैं। ठीक है, मान लो अभी कहें कि आई बिलोंग्स टू बिहार, इसका मतलब क्या हो कि हम बिहार से बिलोंग्स करते हैं, मतलब बिहार से ही हम आ रहे हैं, मतलब बिहार से मेरा कुछ है नाता रिश्ता जहाँ से हम बिहार से रहने वाले हैं। कोई कहेगा नहीं आई बिलोंग्स टू दिल्ली, इसका मतलब क्या है कि वो दिल्ली से आने वाला है, दिल्ली से रह रहा है, मतलब उसका घर दिल्ली में हो गया, दिल्ली में रहता था पहले। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ जो सेट 5 एलिमेंट 5 है, ये क्या है, बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक होता कर रहा है बिल्कुल, तो हम इसको लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू ए। अब है 8, क्या 8 इसमें है, 8 है इसमें नहीं है, तो हम कहें कि 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए जो है डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 8 जो है सेट ए का एलिमेंट नहीं है। जैसे कहें कि 5 जो है वो दिल्ली का रहने वाला था, तो दिल्ली में रहने वाला है, तो 5 बिलोंग्स टू दिल्ली। लेकिन 8 जो है वो दिल्ली का नहीं है, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू दिल्ली लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है ना, जहाँ का भी होगा वो लिख देना है। तो अगर उसमें एलिमेंट अगर उस सेट में मिल जाएगा तो बिलोंग्स, और नहीं मिलेगा तो बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू। तो इस तरीके से लिख देना है, तो आसान क्वेश्चन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। किस में लिखना है इसको, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और सेट पहले से लिख के दिया हुआ है किसमें, सेट बिल्डर में लिख के दिया है। एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, ठीक है, और -3 से ज़्यादा है और 7 से क्या है, कम है। तो ये जो फॉर्म लिखा हुआ है कौन सा फॉर्म है, तो ये फॉर्म लिखा हुआ है सेट बिल्डर, क्योंकि ये लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा हुआ है, और इसको हमको ले जाना है किसमें, रोस्टर या फिर टेबुलर में। तो लिखते हैं, मतलब ये जो कुछ भी कह रहा था ना उसको हमको इसमें लिख देना। तो क्या कहा है कि x एक एलिमेंट है, x कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी क्या होगा, तो -3 से लेकर के 7 के बीच में जितना भी इंटीजर है सब हो सकता है। तो -3 और 7 के बीच में इंटीजर है कौन, यही तो है, सबको लिख लिया तो ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कह रहा है कि x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। x क्या है, नेचुरल नंबर है और 6 से कम है, तो सेट क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, उसको लिखना है किसमें, रोस्टर में। तो जो भी कहेगा उसको लिख देंगे, हो गया सेट बिल्डर फॉर्म को किस में आ गया, सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया, सेट बिल्डर से रोस्टर में पहुंच गया। और सेम उल्टा दिया है क्वेश्चन नंबर 4 कि इस बार दिया है रोस्टर फॉर्म में और लिखना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में।
इस बार दिया हुआ है तुम्हारे रोस्टर फॉर्म में, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे कितना, ये सिंबल गलती लिखा हुआ है 3, 6, 9, 12 लिखा हुआ है। अब इसको लिखना है हमको किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना, हम लिख लेंगे सबसे पहले x लिखते हैं या फिर y लिखते हैं या फिर कुछ भी लिखेंगे x। अब x इज, इस तरीके से लैंग्वेज होता है x और x इज, इसका मतलब क्या है कि ये जो सेट हम लिख रहे हैं इसमें एक एलिमेंट है x, जैसे 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, मतलब x का वैल्यू 3 हो सकता है, 6, 9, 12 कुछ भी हो सकता है, या 3 हो चाहे 6 हो चाहे 9 हो चाहे 12 हो, x का वैल्यू। तो x इज क्या, x क्या है, तो x इज मल्टीपल है, ये मल्टीपल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, किसका मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ क्या है 3 है, x क्या है मल्टीपल ऑफ 3 है, 3, 6, 9, 12 तो मल्टीपल ऑफ 3 है। और कहाँ से कहाँ तक है, मल्टीपल ऑफ 3 बस लिख देते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 है एंड क्या हो जाएगा, या फिर x इज फर्स्ट 1, 2, 3, 4, 5 फर्स्ट 5, ऐसे लिखते हैं तो ये ज़्यादा सूटेबल हो जाएगा कि x इज फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 का फर्स्ट 5 मल्टीपल, तो 3, 6, 9, 12 और 5 नहीं 4 मल्टीपल ऑफ 3 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x जो है 3 का 4 मल्टीपल, मतलब पहला चौथा, मतलब पहला जो है 4 मल्टीपल, तो 3, 6, 9, 12 तो सब आगे एक नहीं आ गया। अब इसी लैंग्वेज को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे कि x जो है वो 3n है, जहाँ पे n का वैल्यू है, n का वैल्यू है तुम्हारा कहाँ से कहाँ तक, 1 से ज़्यादा है और 4 या 4 से कम है। हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, ये भी लैंग्वेज है, ये भी क्या है लैंग्वेज है कि x जो है 3n है और n का वैल्यू 1 से लेकर 4 तक है, तो 1 से 4 तक कहेंगे तो 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 6 हो गया, 3 रखेंगे तो 9 हो गया, 4 रखेंगे तो 12 हो गया। मतलब कुछ भी हम लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी लैंग्वेज लिखो जिसमें हमको ये चारों मिल जाए तो वो क्या कहला देगा, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 में, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। लिस्ट करना है, मतलब वही काम करना है जो हम किए थे क्वेश्चन नंबर 3 में कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, उसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे थे, तो लिख देंगे, कुछ दिक्कत तो है नहीं। कह रहा है x इज ऑड नेचुरल नंबर, तो सेट में क्या लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, तो इस तरीके से लिख देना है। अगला क्वेश्चन है 6 में, मैच ऑफ द फॉलोइंग। तो इस सेट में तुम्हारा टेबुलर फॉर्म में दिया और इस टाइप में सेट बिल्डर में दिया, मिला लेना कि कौन किससे मिल रहा है, जिससे मिलेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट। तो टाइप्स ऑफ सेट में है पहला एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट या फिर इसको वाइड सेट भी कहते हैं या फिर इसको नल सेट भी कहते हैं, ठीक है, तीनों नाम होता है। एम्प्टी सेट, नल सेट का है, वाइड सेट का है, वैकेंट सेट का है। सबका मतलब वही है कि वैसा सेट जिसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं हो, वैसा सेट जिसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं हो, जीरो भी नहीं हो, जीरो भी खुद में एक एलिमेंट होता है, वैसा सेट जिसमें कुछ भी नहीं हो वो एम्प्टी सेट हो जाएगा। अब इसको डिनोट करते हैं फाई से, जीरो लिख करके उसका पेट काट देंगे तो ये बन जाएगा फाई, ठीक है, फाई, फाई, ठीक है ना, फाई पढ़ेंगे इसको। तो x क्या है, x एक एम्प्टी सेट है क्योंकि इसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं है। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल ये है कि क्वेश्चन एग्जाम्पल ये है कि कोई x एक सेट है और x जो सेट है वो अक्षय कुमार की वैसे फिल्म का कलेक्शन जो 5000 करोड़ से ज़्यादा कमाया हो, अक्षय कुमार के वैसे फिल्म का कलेक्शन जो 5000 या फिर मान लो तो 10,000 करोड़ से ज़्यादा कमाया हो। तो कोई ऐसा फिल्म है जो 10,000 करोड़ से ज़्यादा कमाया हो, कोई फिल्म नहीं है। इसका मतलब ये फाई हो गया क्योंकि इसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं आ पाया। अब कोई दूसरा सेट ले लेते हैं, वाई एक ऐसा मतलब वाई जो सेट है ये एक ऐसा कलेक्शन है कि कलेक्शन क्या कहें कि इंडिया के जो, इंडिया का नहीं छोड़ो, हम जब मान लेते हैं इंडिया का ही, इंडिया के जो सबसे मतलब इंडिया के वैसे व्यक्ति का समूह, ठीक है, कलेक्शन जो 20 फीट से ज़्यादा लंबा हो। तो 20 फीट से ज़्यादा लंबा कुछ है, कोई आदमी है यहाँ पे जो 20 फीट से ज़्यादा लंबा हो? कोई नहीं है, मतलब तो भी क्या हो गया, फाई हो गया, है कि नहीं। तो इस तरीके से इसको हम कह सकते हैं क्या है तुम्हारा नल सेट या फिर एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट। मतलब ऐसा सेट जिसमें कुछ भी नहीं आए वो क्या होता है, नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट। एक और एग्जांपल लेते हैं x, और x में जो लिखा हुआ है x सच दैट x बराबर 2x + 1 एंड
एंड x बराबर 2y प्लस 1, ठीक है, या फिर x बराबर लिख लेते हैं यहाँ पे 2y प्लस 1 लेते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं लिखो। x जो है x इज ऑड नंबर बिटवीन 3 एंड 4, इस तरीके से है। x क्या है, x एक ऑड नंबर है और 3 और 4 के बीच का है। x क्या है, ऑड नंबर और 3 और 4 के बीच में। तो बताओ तो दुनिया में ऐसा कोई ऑड नंबर है जो 3 और 4 के बीच में आता हो? कोई नहीं है। कोई ऑड नंबर है 3 और 4 के बीच में? 3 खुद ऑड नंबर है, 3 और 4 के बीच में ऑड चाहिए, तो कुछ भी नहीं मिला। तो कुछ भी नहीं मिला तो x क्या हो गया, 5 हो गया। इसका मतलब ये कैसा सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। तो एम्प्टी सेट समझ में आया। इसके बाद है इक्वल सेट। सपोज कोई सेट ए दिया हुआ है A B C, कोई सेट B है, इसमें मान लेते हैं तुम्हारा C B और A। क्या A और B इक्वल है? तो इक्वल तभी होगा जब इसमें जितना भी एलिमेंट है ना, सब का सब एलिमेंट इसमें मिल जाए, और इसमें जितना एलिमेंट है ना वो सब किसमें मिल जाए, ए में मिल जाए, तब हम कहेंगे कि दोनों क्या है, इक्वल है। कहने का मतलब ये हुआ कि सेट ए में जो जो एलिमेंट है और सेट बी में जो जो एलिमेंट है दोनों बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर इसमें ए है तो इसमें भी ए है, बी है तो बी है, सी है तो सी है, और कुछ भी नहीं हो। मतलब जितना एलिमेंट उसमें है उतना ही एलिमेंट इसमें है, और दोनों बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि दोनों क्या है, इक्वल सेट है, नहीं तो इक्वल सेट नहीं। ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करेगा कि हम कैसे लिख रहे हैं इसको, ABC पहले लिखे चाहे B पहले लिखे चाहे A पहले लिखे, उससे कोई मतलब नहीं है। हम B को 2 बार लिख ले चाहे 10 बार लिख ले, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन होना बस ABC ही चाहिए, A B और C ही चाहिए, और कुछ नहीं होना चाहिए इसके अलावा। दोनों में बिल्कुल सेम। तो हम कहेंगे कि इक्वल सेट है, नहीं तो इक्वल सेट नहीं है। तो ये एम्प्टी सेट हो गया। उसके बाद हो गया तुम्हारा इक्वल सेट। इसके बाद आता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, नाम से ही पता चल रहा है कि फाइनाइट सेट का मतलब वैसा सेट जिसमें जो एलिमेंट होगा वो फाइनाइट होगा, मतलब जिसको हम काउंट कर सके, जैसे ABC। क्या ये फाइनाइट है कि नहीं है? कोई दूसरा सेट लेते हैं 1 2 3 डॉट 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 1000। कोई तीसरा लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब ये बताओ कि इन तीनों में कौन फाइनाइट है और कौन नॉन इनफाइनाइट है। तो ए में काउंट करेंगे तो हम देखेंगे कि 3 ही एलिमेंट मिला हुआ है, 3 एलिमेंट। इसमें अगर काउंट करें तो 1000 एलिमेंट है, इसमें काउंट करें तो इनफाइनाइट एलिमेंट है। पता चलेगा क्या? काउंट कर सकते हैं क्या नेचुरल नंबर कितना है? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ऐसा सेट जिसमें हम कोई एलिमेंट को काउंट कर सकें वो कहलाएगा फाइनाइट, और जिसको काउंट नहीं कर सके इनफाइनाइट एलिमेंट हो तो इनफाइनाइट सेट। तो ये बस नाम से ही है। और जब फाइनाइट इनफाइनाइट सीख लिए तो एक और चीज़ एक्स्ट्रा जो तुम्हारे बुक से बाहर है वो होता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है? जैसे कोई सेट ए है, इसमें एलिमेंट है ABC, तो कार्डिनल नंबर को दिखाते हैं हम इस तरीके से, n ब्रैकेट में A। इसका मतलब ये होगा कि A का कार्डिनलिटी कितना है। कार्डिनलिटी का मतलब उसमें कितना एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट, तो ये कार्डिनल नंबर हो गया। कोई दूसरा सेट लिखा है B, इसे मान लेते हैं B और C लिखा हुआ है, तो B का कार्डिनलिटी कितना है, तो 2 हो गया। वैसे ही अगर हम सेट लिखे मान लेते हैं C जो कि है नेचुरल नंबर का सेट, तो C का कार्डिनलिटी कितना है, तो इन्फिनिटी है। फिक्स नंबर तो नहीं आया, इन्फिनिटी है। तो जब कोई 3 आ जाए, 2 आ जाए, 5 आ जाए, 9 आ जाए, K आ जाए, तो उसको हम कहेंगे कि कैसा है, फाइनाइट है क्योंकि वो कुछ आ रहा है, और इनफाइनाइट है किसमें, इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। तो ये पहचानने का तरीका है कि कार्डिनल नंबर से हम पहचान सकते हैं कि कोई भी सेट फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। कि अगर कार्डिनल नंबर किसी k के बराबर है, जहाँ पे k को हम काउंट कर सके, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 0 हो, तो ये सब अगर है तो वो क्या कहलाएगा, फाइनाइट। और अगर वो इनफाइनाइट हो जाए, k का वैल्यू इन्फिनिटी हो रही तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट से। तो इस तरीके से ये हो गया। उसके बाद जो है तुम्हारा, अब इसके बाद कुछ नहीं है, एक्सरसाइज है 1.2। एक्सरसाइज है 1.2। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। कौन सा एग्जाम्पल जो है नल सेट का एग्जाम्पल है। पहला है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर
डिविजिबल बाई 2, तो इसमें से बताओ तो ऐसा कोई नंबर है जो 2 से डिवाइड हो सके? कोई नहीं है। इसका मतलब पहला जो है नल सेट है। उसके बाद है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, जो इवन भी हो प्राइम भी हो तो 2 मिल जाता है। इसका मतलब एक एलिमेंट मिल गया तो ये नल सेट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक एलिमेंट तो मिल गया, इसमें एक एलिमेंट तो मिल गया है 2, तो ये जो है नल सेट नहीं है। ये कैसा सेट है? सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट का मतलब क्या कि जिसमें एक एलिमेंट है वो सिंगलटन सेट होता है। उसके बाद है एक्स एक नेचुरल नंबर है और एक्स जो है 5 से कम भी है और 7 से ज़्यादा भी है। तो एक्स 5 से कम है और एक्स जो है 7 से ज़्यादा है, तो एक ही टाइम में कोई नंबर 5 से कम 7 से ज़्यादा कैसे हो सकता है? 5 से कम कहेंगे तो 1 2 3 4 होगा, 7 से ज़्यादा कहेंगे तो 8 9 10 होगा। दोनों में कुछ कॉमन तो मिला नहीं। इसका मतलब एक ही टाइम में कोई नंबर 5 से कम और 7 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब ये वाला भी एग्जाम्पल क्या होगा? 5 होगा, नल सेट होगा। तो इस तरीके से बताना है इसमें कि कौन जो है सेट नल सेट है और कौन सा सेट नल सेट नहीं है। ये था पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बताना है कि कौन इसमें फाइनाइट है, कौन इनफाइनाइट है। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, फिक्स है कि 12 को होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, फिक्स है तो फाइनाइट हो गया। अगला है 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक गया हुआ, तो इन्फिनिटी है तो इनफाइनाइट हो गया। अगला है कि 1 से लेकर के 100 तक है, 1 2 3 4 से लेकर कहाँ तक? 100 तक, तो फाइनाइट है क्योंकि इसमें काउंट कर सकते हैं। अगला है क्या? द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से ज़्यादा पॉजिटिव इंटीजर, तो 101 102 103 104 105 106, ये तो इन्फिनिटी तक बढ़ते जाएगा, ये इन्फिनाइट सेट। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, तो प्राइम नंबर चाहिए 99 से कम, तो फिक्स है कि 2 3 5 7 11 13, ये तो काउंट कर सकते हैं हम लोग, तो ये हो गया फाइनाइट सेट। उसके बाद फिर वही एग्जाम्पल 3 कि बताना कि कौन फाइनाइट है कौन इनफाइनाइट है। फिर अगला एग्जाम्पल क्वेश्चन 4 में क्या है? बताना है कि ए और बी इक्वल है कि नहीं है। तो ए में देखो तो क्या है? ए बी सी डी है पहला क्वेश्चन में, और बी में क्या है? डी सी बी है। तो क्या दोनों बराबर बराबर है? इसमें ए बी सी डी है, उसमें भी ए बी सी डी है, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है दोनों में, मतलब बराबर है, इक्वल है सेट। इस तरीके से बताना था। क्वेश्चन 5 में क्या बताना है कि ए जो है 2 3, ए में क्या है 2 और 3 है, और बी जो है वो एक्स, क्या हुआ? ए जो है क्या है? क्वेश्चन 5 ए में है 2 और 3, और बी में क्या है? x, और x इज सॉल्यूशन ऑफ क्या हो गया इसको? x इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। क्या ये दोनों सेट इक्वल है? तो करके देखते हैं इक्वल है कि नहीं है। तो x जो है सॉल्यूशन है इसका, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर और 5x प्लस 6 को सॉल्व करें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। x कॉमन किए तो x प्लस 3, अब प्लस 2 कॉमन किए तो x प्लस 3, तो यहाँ से तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? -2 और -3 आ रहा है, और यहाँ 2 3 दिया है। क्या दोनों बराबर आ पाया? नहीं आया। इसका मतलब ए और बी इक्वल नहीं था। तो इस तरीके से पहचानना है, बना लोगे, इसमें कुछ दिक्कत है नहीं तुम लोग को, आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है, तो बना लोगे। चलो अगला देखते हैं। अब एक्सरसाइज 1.3 पे चलते हैं। तो 1.3 के लिए हम लोग को पढ़ना है क्या चीज़? सबसेट। क्या पढ़ना हम लोग के लिए? सबसेट पढ़ना है, सबसेट। टाइम है ना भाई?